हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQIAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है, क्या अनुच्छेद 370 कश्मीर में बाहरी हस्तक्षेप को रोक पाएगा। देखिए, अभी आपको रिसेंटली पता है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है अनुच्छेद 370 के ऊपर। जो लंबे समय थे, दो तरह के व्यू चल रहे थे। एक, सरकार का जो ये कदम है 370 हटाने वाला, ये सही है। दूसरा ये कि नहीं, ये सही नहीं है, गलत है। तो PIL गई सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला अब दे दिया है और अब चीज़ें हैं जो वो बिल्कुल क्लियर हैं। किसी के भी दिमाग में, किसी के भी मन में अब कोई डाउट नहीं रह गया। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हर एक बिंदु पर विस्तार पूर्वक अपना जजमेंट दिया है, तो वो सारी चीज़ें खत्म हो गई। अब उसके आगे क्या है ना, अब उसके आगे क्या, तो मेन चीज़ जो क्लियर हुई है बात, वो ये है कि भाई देखो, जो सॉवरेनिटी थी, जो स्वायत्तता थी, वो अब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। तो अब कहीं ना कहीं जो भी अब हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उसे ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान और चाइना वाले मानने वाले हैं, है ना। वो तो नहीं मानेंगे, उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता उससे। वो तो अपनी गतिविधियां हैं जो वो उसको और ज्यादा बढ़ाएंगे या और ज्यादा जैसी पहले थी वैसी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब भारत कैसे इन चीजों को रोक सकता है ना। और ये एक मौके की तरह देखा जाना चाहिए। अनुच्छेद 370 है जो, इसको हटने के बाद जो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, उसको एक मौके की तरह देखना चाहिए, जो कि यहां से जो बाहरी हस्तक्षेप होता है, जो कि आपका पाकिस्तान या आप कह सकते हैं चीन के समर्थन की तरफ से होता है, और एक आतंकवादी जो गतिविधियां यहाँ पे बार बार जो देखने को मिलती हैं, उनको रोका जा सकता है। तो उसके लिए जो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो खैर, आज के हम वीडियो में ये सारी चीज़ें चर्चा करेंगे। बैकग्राउंड के तौर पे मैं आपको बताऊंगा जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। और उसके बाद फिर अब आगे की कहानी, कि आगे किस तरीके से जो बाहरी हस्तक्षेप है उसको रोका जा सकता है, कैसे ये बैलेंस है जो वो मेंटेन किया जा सकता है। ठीक है, चलिए। और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बार न्यूज़ दिखा देता हूँ। देखिए, सी राजा मोहन का आर्टिकल है, बहुत रेलिवेंट आर्टिकल होते हैं इनके। और IR पर इन्होंने जो अपना ये व्यू दिया है, ये अपने आप में एक अलग व्यू है, जो आपके IR के जो पर्सपेक्टिव से जो आपका सब्जेक्ट है UPSC में, वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए। तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, इससे पहले मैं आपको बता दूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो 2025 में एग्जाम देना चाहते हैं। जो 25 में एग्जाम देना चाहते हैं, तो P2I बैच है जो स्टडी IQ का, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए इसको। इसमें वो सारी सुविधाएं, जिसमें फाउंडेशन, आपका प्री को अलग से फोकस करके हम सक्सेस इन प्री कराएंगे, उसके अलावा फिर मेंस को अलग फोकस करके सक्सेस इन मेंस कराएंगे, और फिर इंटरव्यू की भी पूरी तैयारी इसमें करवाई जाएगी। तो A to Z वन स्टॉप सेंटर की बात करें तो वो यहाँ पर मिलता है। सारी सुविधाएं आपको, लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी, मेंटरशिप की सुविधा भी मिल जाएगी, आंसर राइटिंग की डेली प्रैक्टिस करवाई जाएगी, चेक करने की फैसिलिटी मिल जाएगी, हर एक चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है इसमें। ठीक है, और इसके अलावा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर है इसका, कि अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको फिर यहाँ बुलाया जाता है, और जो आगे का आवासीय कार्यक्रम की सुविधा भी इसमें दी गई है। तो मेंस की जो तैयारी है वो आप यहीं रह के करते हैं, और उसके लिए आपको अलग से कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, वो इसी कोर्स का पार्ट है। ठीक है, और फीस अगर मैं बताऊं तो 24,999 है अगर आप ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी अंतिम तिथि है कब? 20 दिसंबर। 20 दिसंबर तक आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं इस बैच में। ठीक है, तो ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करें और 24,999 में ये कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स जो SIP प्लस है ना, SIP प्लस में एडमिशन लेना चाहते हैं हमारे, यानी कि क्रैश कोर्स, यानी कि 2024 का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, और हमारे इस कोर्स के साथ अगर जुड़ना चाहते हैं, जिसमें कि उनको फटाफट प्रिपरेशन करनी है और क्रैश कोर्स की तरह इसको ज्वाइन करना है, तो आप जल्दी से इस बैच को ले लीजिए, ताकि इसमें सारा आपका रिवीजन करा दिया जाएगा। इसमें आपको टेस्ट सीरीज़ की फैसिलिटी भी मिलेगी, और टेस्ट सीरीज़ के अलावा इसमें आपको डिटेल वीडियो भी दिया जाएगा कि जो टेस्ट सीरीज़ में जो भी गलतियाँ हुई हैं वो सारी चीज़ें आप आसानी से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो 7,499 का है, और ओम लाइव कोड का आपको इसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। और 9 तारीख से ये क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो इसका एक टेस्ट है जो वो आपका 9 तारीख को पहला जो टेस्ट था वो हो चुका है। अभी आप इसमें ज्वाइन करिए, और ये बहुत ही कारगर, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट बैच जो होता है प्री वालों के लिए, जो उनको प्री देना है, वो यही बैच है। ठीक है, चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड क्लियर कर देता हूं, क्योंकि हम बात कर रहे थे अनुच्छेद 370 की। ठीक है,
आर्टिकल 370 की बात कर रहे थे हम। और आपको जैसा कि पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपना जजमेंट दिया, अपना फैसला दिया, और उन्होंने साफ कर दिया है कि जो सरकार का ये कदम था वो पूरी तरीके से कैसा है, वो सही है। ठीक है, तो मुख्यतः मैं अगर बैकग्राउंड की बात करूं कि क्या किन पॉइंट्स पर उन्होंने ये जो जजमेंट दिया है, तो 3 सवाल थे जो मेनली उठ रहे थे। एक तो ये कि ये जो स्पेशल स्टेटस का दर्जा इनको मिला हुआ था, है ना, जो विशेष राज्य का दर्जा मिला था, उसके ऊपर उन्होंने अपनी बात कही। तो उन्होंने स्पेशल स्टेटस का जो दर्जा है उस पर उन्होंने कही कि देखो भारत इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है जो, वो जम्मू कश्मीर ने जब साइन कर लिया, ठीक है, तो फिर जब इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन साइन हो गया तो फिर उनकी अलग से कोई स्वायत्तता, अलग से कोई सॉवरेनिटी नहीं रही, वो भारत की स्वायत्तता का हिस्सा हो गया। और यही बात जो हरि सिंह के बाद कर्ण सिंह आए, कर्ण सिंह ने भी ये बात कही कि अब जब इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन हमने साइन किया तो हमारी अलग से कोई स्वायत्तता या सॉवरेनिटी नहीं है, हम भारत की सॉवरेनिटी को पूरी तरीके से अपनाते हैं। ठीक है, तो ये बात उन्होंने भी क्लियर की, और सुप्रीम कोर्ट का भी यही व्यू था कि जब भाई इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विलय पत्र पर जब आपने साइन कर लिए हैं तो फिर उसके बाद कुछ भी संदेह नहीं रह जाता। ठीक, ये बात आपको क्लियर रखनी। और वैसे भी आप ऐसे सोचिए कि जो 562 के आसपास जो रियासतें थी जिनको मिलाया गया, उनका भी तो प्रोसेस यही था ना। अब सब अलग अलग कहने लगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो भारत में जो यूनियन ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है, आर्टिकल 1 के हिसाब से जो यूनियन ऑफ इंडिया कहा जा रहा है वो क्या है कि सभी स्टेट्स, उस वक्त की सिचुएशन ही ऐसी थी कि सभी रजवाड़े थे, और फिर सबने साइन करके, विलय पत्र पर साइन करके भारत सरकार के साथ विलय किया है। तो यही प्रोसेस है, हर एक स्टेट का यही प्रोसेस है। तो यहाँ पर विशेष राज्य का दर्जा मिलने का मतलब, अलग संविधान मिलने का मतलब, विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया, अलग संविधान दे दिया गया, अलग फ्लैग दे दिया गया, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आपको ये अधिकार दे दिया गया कि आप यहाँ से टूट करके अलग जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्लियर करी है। और वैसे भी यहाँ पर अगर आप जम्मू कश्मीर के संविधान का अनुच्छेद 3 देखेंगे, अनुच्छेद 3 जम्मू कश्मीर वाले संविधान की बात कर रहा हूं, उसको अगर आप देखेंगे तो अनुच्छेद 3 में यह बात कही है कि जम्मू कश्मीर है जो वो अभिन्न अंग है यूनियन ऑफ इंडिया का। ठीक है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, ये शब्द वहां पर लिखे हुए हैं। क्या? जम्मू कश्मीर है जो वो अभिन्न अंग है। अंग किसका? आपके यूनियन ऑफ इंडिया का। ठीक, तो ये चीज वहां पर क्लियरली मेंशन है। तो ये बात। दूसरा जो पॉइंट था जिस पर जो सवाल उठ रहे थे वो ये था कि भाई ये 370 है जो, ये हट ही नहीं सकता, ये तो विधानसभा हटाएगी, ये कैसे राष्ट्रपति ने एक ऑर्डर जारी किया, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी करके हटाया जा सका, तो इसको कैसे हटाया जा सकता है। तो उसके बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा जवाब दिया कि देखो, इसको जब जोड़ा गया था तब कहां पर जोड़ा गया था, तो पार्ट 21 में जोड़ा गया था। ठीक है, पार्ट 21 में। और पार्ट 21 क्या है? पार्ट 21 में वो सारे प्रावधान रखे जाते हैं जो टेम्परेरी या ट्रांजिशन के प्रावधान होते हैं। ठीक है, टेम्परेरी प्रावधान को ही तो इसमें रखा जाता है। तो जब शुरुआत से ही इसको टेम्परेरी प्रोविजंस में जोड़ा गया है तो समय आने पर उसको हटाया भी जा सकता है। तो ये तो क्लियर है कि ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट नेचर का था, ये शुरू से ही जिस हिस्से में, संविधान के जिस हिस्से में जोड़ा गया, वो हिस्से में वही प्रावधान जोड़े जाते हैं जो कि टेम्परेरी नेचर के होते हैं। क्लियर है? तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि बहुत ज्यादा विवाद में भी रहा, कि ये कहा गया कि भाई इसको किस प्रभावी ढंग से हटाया, मतलब कि जिस वक्त उसको हटाया गया उस वक्त राज्य में प्रेसिडेंट रूल चल रहा था, है ना, राष्ट्रपति शासन चल रहा था, प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था। और प्रेसिडेंट रूल जब लगा हुआ है उस दौरान आपने कोई अगर ऐसा कदम उठाया है तो नियम के तहत क्या है कि अगर आपने कोई कदम उठाया है तो फिर उसके बाद विधानसभा उसको वहां की जो विधानसभा है जब वो फाइनल करेगी तभी वहां पर लागू हो सकता है। वहां पर तो ऐसा नियम चलता था। तो आपने प्रेसिडेंट रूल के दौरान किया हुआ कोई उठाया गया कोई स्टेप, क्या वो परमानेंट नेचर का हो सकता है? परमानेंट नेचर, है ना, प्रेसिडेंट रूल जब लगा हुआ है उस वक्त आप कई सारे कदम उठाते हो, तो फिर वो परमानेंट नेचर का है या नहीं है, ये एक सवाल उठा। क्योंकि उसके वो उस वक्त कई सारे स्टेप उठाए जाते हैं और फिर उनको राज्य में लागू करना है या नहीं करना, ये बाद में डिसाइड होता है। तो ये परमानेंट नेचर का कैसे है जो प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, तो ये इस पॉइंट पर यहाँ पर विवाद उठा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका भी जवाब दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब कैसे दिया, उसके लिए उन्होंने बेस उठाया SR बोमाई केस को। 1994 का जो SR बोमाई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस है, बोमाई
बोमई, ठीक है, एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1994 का केस है जो उसको, उसमें उन्होंने बताया कि देखो इस जजमेंट के हिसाब से 9 जजेस की जो बेंच थी उन्होंने ये बात खुद कही थी एसआर बोमई के केस में कि मानते हैं ये बात कि अगर प्रेसिडेंट रूल के दौरान कोई भी स्टेप उठाया जाता है या कोई अध्यादेश वगैरह जो भी पास किया जाता है तो वो परमानेंटली होगा, रखा रहेगा या नहीं रहेगा, या अगर बहुत बड़े लेवल का है, कोई ऐसा जजमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, तो उसके लिए आप जुडिशियल रिव्यू अलाउड है ना, जुडिशियल रिव्यू अलाउड है, न्यायिक पुनरावलोकन इसके लिए अलाउड है, ये बात उन्होंने कही। अब न्यायिक पुनरावलोकन जो अलाउड है तो उसमें ये मामला किसके पास जाएगा, फिर ये मामला जाएगा कोर्ट के पास, है ना, कोर्ट के पास। और जब ये कोर्ट के पास जाएगा, इस जजमेंट के हिसाब से अगर कोई ऐसा स्टेप लिया जाता है जो कि राज्य में कोई बदलाव कर रहा है तो फिर क्या हो सकता है, उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है और फिर वो कोर्ट के पास जाएगा और फिर ये कोर्ट की जिम्मेदारी होती है कि वो ये डिसाइड करे कि ये जो कदम उठाया गया है कहीं ये किसी मैलाफाइड इंटेंशन या किसी दुर्भावना से तो नहीं उठाया गया, है ना। तो अगर ये स्टेप जो कि सरकार, इन्होंने कहा कि कोर्ट के पास आया भी है और कोर्ट के पास जब आया तो कोर्ट ने ये चीज देखी और समझी कि हाँ ये जो स्टेप है इसके पीछे कोई ऐसी दुर्भावना नहीं है, इसका जो रूप था वो अपने आप में टेम्परेरी था और ये जो विशेष राज्य का दर्जा दिया था अब उसका काम खत्म हो गया और टेम्परेरी था, तो अब इसको इनको हटाना है, तो उसको उन्होंने प्रॉपर हटाया, इसके पीछे कोई ऐसी दुर्भावना वाली चीज नहीं है। ये चेक करना किसका काम है, कोर्ट का काम है, तो कोर्ट ने ये चीज चेक कर लिया, ठीक। एसआर बोमई में ऐसा दिया भी है। तो इन्होंने तीनों केसेस को, इन्होंने जो तीनों पॉइंट थे इन तीनों पॉइंट्स को विस्तार में बताया और फिर उसके बाद ये बात बताया कि सरकार के द्वारा उठाया गया कदम बिल्कुल सही है। तो ये चीजें, ये इसका बैकग्राउंड बना और आपको ये बात क्लियर हुई कि भाई 370 हट गया, ठीक है। अब आगे क्या, 370 हट गया इतना तो क्लियर है, अब आगे क्या, अब देखिए, अब हम इस आर्टिकल की बात करें अगर, तो अब इसमें आप ऐसे समझिए कि भाई 370 तो हट गया, 370 हट गया, ठीक है, और मुहर लगा दी है किसने, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की, है ना। और इसको हटने के बाद 2 यूटी है जो बन गए, इतना तक तो पता ही है हमें कि 2 यूटी बन गए। अब हालांकि यहां पर जो बात उठ रही है वो ये है कि पाकिस्तान और आपका जो चीन है, ठीक है, पाकिस्तान और चीन है जो, वो तो एक्सेप्ट इस बात को करेंगे नहीं कि वहां की सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऐसा कहा है, उनसे उनको कोई लेना देना है नहीं। लेकिन आपकी जो कश्मीर की अगर आप बात करें तो कश्मीर की जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति है, उस पर इसका असर पड़ेगा, ठीक है, राजनीति पर असर पड़ेगा, असर है जो वो दिखेगा। और क्योंकि कश्मीर की राजनीति पर इसका बड़ा असर दिखेगा, एक बल मिला है, मेनली क्या है, एक बल मिला है। तो आप इसको ऐसे समझिए कि देखो आज तक जो पहला पॉइंट आप ऐसे समझिए कि आज तक जो बात होती थी किसकी, कश्मीर की अलग से स्वायत्तता या सॉवरेनिटी की जो अलग से बात होती थी वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। कश्मीर की स्वायत्तता, ठीक है, कश्मीर की जो स्वायत्तता की बात पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, ठीक है, पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, ये बात अब क्लियर है। और इसके अलावा आपको ये भी समझिए कि देखो पाकिस्तान है जो, वो अब ये समझ चुका था कि कई बार 3 बार उन्होंने हमसे जंग हारी है ना। आप 48 की जंग की बात ले लें, है ना, 48 की जंग की बात ले लें, या आप 71 की बात ले लें, या 75 की बात ले लें, ठीक है। तो ये तीनों उन्होंने हारने के बाद एक जो सीख ली है वो ये है कि सामने से तो देखो लड़ नहीं पाएंगे, और सामने से जब लड़ नहीं पाएंगे तो अपने को क्या है, क्या करना है, आतंकवाद का सहारा लेना है, आतंकवाद। और नो डाउट ये बात माननी पड़ेगी कि इसकी जड़ें अब तक आते आते बहुत ज़्यादा गहरी हो चुकी है। 90s के बाद से इसकी जो जड़ें वो काफ़ी गहरी हो चुकी हैं, और जड़ें क्योंकि इतनी ज़्यादा गहरी हो चुकी हैं तो अब ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है जो कि 370 हटने के बाद हमें एक बल प्रोवाइड करता है कि अब इसको ठीक करने का मौका आ गया। जड़ें मजबूत कैसे हुई भाई, अगर आप 90s की बात करें तो आप देखिए उस समय का सिनेरियो क्या था। अगर भारत के से आप कंपेयर करेंगे तो उस वक्त भारत की सिचुएशन कैसी थी। देखो राजनीति के हिसाब से
राजनीति के हिसाब से देखेंगे तो ये समय ऐसा था कि जब भारत में एक लंबे समय के बाद कोalition गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकारें हैं जो वो बनना शुरू हो गई थी। मतलब अभी तक तो क्या है कि कांग्रेस का ही बड़ा रूल रहा, मतलब बीच का वो पार्ट हटा दिया जाए, जनता पार्टी वगैरह जो आई छोटे से पार्ट में, तो इसके दौरान अगर बड़ा पार्ट देखेंगे तो मेनली यहाँ से क्या है कि गठबंधन की सरकारें हैं जो वो शुरू हो गई, ठीक है। और जब आपका कोalition गवर्नमेंट वगैरह ये सब शुरू होता है तो फिर डिसीजंस लेने के तरीके होते हैं वो अलग होते हैं एज कम्पेयर, मतलब उतने मजबूत नहीं होते, उतनी तेजी से नहीं आ पाती चीज़ें। तो एक तो भारत की स्थिति खुद इस वक्त डगमगाई हुई थी। इवन अगर आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे, इकोनॉमिक क्राइसिस भी भारत में चल रहा था, आपको पता है एलपीजी एरा इसी के बाद आया, ठीक है। आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा भारत की स्थिति गंभीर चल रही थी। इसके अलावा इनको और बल मिला कि आपको पता है कि उस वक्त यूएसएसआर को पीछे हटना पड़ा था, है ना, अफगानिस्तान से। पहले वो क्या है, अफगानिस्तान में थे और फिर वहाँ से पीछे हटना पड़ा उनको, और जब उनको पीछे हटना पड़ा तो उनको भी बल मिला कि यार इसी तरीके से हम भी कश्मीर को वापस ले सकते हैं, है ना। तो उनको यहाँ से बल मिला कश्मीर के मुद्दे में। तो इंटरनेशनल सिनेरियो में आप देखेंगे कि भारत की स्थिति उस वक्त काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर नजर आ रही थी, जिस वक्त के बाद सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम आप देखेंगे कि ये आतंकवादी गतिविधियां हैं जो वो इसी दौरान से शुरू हुई हैं भारत के अंदर, ठीक। तो ये सारी चीज़ें थी। अब जब ये सब हो चुका है तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया उससे अब होगा क्या, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जो अभी जजमेंट आया है इससे क्या होगा, ये वाला अब सवाल होता है, अब इसको कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कि जिस तरह से इंडिया अप्रोच कर रहा है तो पहली चीज तो मेन क्या है कि अब बल मिलेगा, ठीक है। अब एक बल मिलेगा भारत को अपना पॉइंट रखने का। और क्यों बल मिलेगा, क्योंकि लोगों के दिमाग में अब चीजें क्या क्लियर हैं, लोगों के दिमाग में एक्सेप्टेंस इसकी आ चुकी है, ठीक है। तो जो राइटर कह रहे हैं वो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि एक तो देखो इसको बल मिलेगा, दूसरी चीज यहाँ पर एग्जाम्पल की तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि यूएसए जो अभी तक, यूएसए है ना, एक बड़ा नाम यहाँ पर आ रहा है कि यूएसए है जो अभी तक इसका पाकिस्तान का समर्थन करता था हर मामले में। कश्मीर के मामले में अगर आप स्पेशली कहेंगे, कश्मीर के मामले में पाकिस्तान का समर्थक था कौन, यूएसए, जो आज की डेट में किसका, भारत के साथ खड़ा है, ठीक। तो वर्ल्ड सिनेरियो में आप देख रहे हैं कि चीजें क्या है, चेंज हो रही हैं, जिसकी वजह से आपको किसकी तारीफ करनी पड़ेगी, भारत की विदेश नीति की तारीफ करनी पड़ेगी। विदेश नीति, है ना, विदेश नीति की तारीफ आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि अब चीजें क्या है, बदल रही हैं। और अब यूएसए का पूरा सपोर्ट किसको है, भारत को। भारत को क्यों है भाई, क्योंकि यूएसए की नजर है जो वो किधर है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में है, ठीक है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो अगर आप कहेंगे कि किससे सबसे बड़ा खतरा है तो वो है आपका चीन। और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अगर चीन से खतरा है और चीन को यूएसए बैलेंस करना चाहेगा तो उसको किसकी मदद लेनी होगी, तो उसको तो भारत चाहिए ही चाहिए। तो भारत के साथ यहां पर खड़ा रहेगा, एक पॉइंट हो गया, ठीक। मैं आप पूरे वर्ल्ड सिनेरियो में देखिए कि किस तरीके से अब चीजें, अब बाहरी हस्तक्षेप को रोकने की बात कर रहे हैं। तो बाहरी हस्तक्षेप मतलब पाकिस्तान को रोकना, मतलब चाइना को रोकना, ठीक, मेन तो यही दोनों हैं। तो इन दोनों को अगर आपको रोकना है तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स से आपको इनको क्या बैलेंस करना होगा। तो बैलेंस करने के लिए एक पॉइंट तो यहां पर ये आपको दिख रहा है कि यूएसए वाला। दूसरा पॉइंट आप ये भी समझिए कि भाई पाकिस्तान ने अभी तक क्या किया, पाकिस्तान ने हम लोगों को, मतलब भारत को अभी तक कैसे दिखाया है कि ये एंटी मुस्लिम है ना। हमें एंटी मुस्लिम का एक टैग लगाने की उसने पूरी कोशिश की है कि यहाँ पे जो मुस्लिम रह रहे हैं वो खुश नहीं है, ये वो पूरे, अगर विश्व स्तर पे बात करेंगे, वैश्विक स्तर पर, तो ग्लोबल स्तर पर ये चीज़ है कि भारत को एक एंटी मुस्लिम दिखाने की कोशिश की है। तो हमने यहाँ पर कैसे बैलेंस किया इस चीज़ को, हमने अभी आप रिसेंट का ही देख लीजिए, यूएन में जो अभी रेजोल्यूशन हुआ जिसमें हमने क्या कि एक फेवर में वोट दिया है किसके, गाजा वाला जो चल रहा है कि भाई अब जो गाजा में जो स्थितियां खराब हो रही हैं, जो युद्ध चल रहा है उसमें युद्ध विराम होना चाहिए, इसमें हमने पॉजिटिव में फेवर में दिया है ना, गाजा वाले में। तो एक तो यही एग्जाम्पल आपके सामने अभी रिसेंट का ही हो गया। इसके अलावा हमने ऐसा नहीं किया कि सिर्फ बड़े बड़े देशों पे ही फोकस किया, हमने क्या है मिडिल ईस्ट के जो गल्फ के कंट्रीज है इन पर भी फोकस किया। और आज की डेट में हमारे बड़े दो बड़े समर्थक कौन, यूएई और आपका सऊदी, है ना, इनके साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं।
तो वो चीज़ जो भारत को लेकर के एक व्यू बन रहा था कि हम एंटी मुस्लिम हैं, वो एंटी मुस्लिम कंट्री वाला जो है वो भी हमने बैलेंस आउट करने की पूरी कोशिश शुरू से ही कर रखी है। और आज की डेट में हमारे जो बहुत अच्छे संबंध किससे, यूएई और सऊदी के साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो नैरेटिव भी इनका फेल हो गया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान एक समय में क्या है कि हमारी बराबरी करने की बात करता था, बराबरी है ना, कि भारत और पाकिस्तान की जो बराबरी की बात करता है। तो आज की डेट में इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर स्पेशली देखें तो आज की डेट में कोई बराबरी नहीं है, कोई बराबरी नहीं है। आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिख लीजिए, यहाँ पर कोई बराबरी नहीं है, ठीक है। बराबरी क्यों नहीं है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है या हमारा जो आप अगर इकोनॉमी को कंपेयर करेंगे तो हमारी 10 गुना या कई गुना, आप कह सकते हैं कई गुना बड़ी इकोनॉमी आज की डेट में पाकिस्तान से हो चुकी है, ठीक है। तो अब वैसा तो कुछ बराबर रह नहीं गया। तो ये सारी चीजें हैं जो ये आपको बता रही हैं। अब इसके अलावा अगर आपको देखो परमानेंट सॉल्यूशन यहाँ पर चाहिए, कि यहाँ पर जो परमानेंट सॉल्यूशन, परमानेंट अगर सॉल्यूशन आपको चाहिए इस जगह पे कश्मीर में, मतलब देश को अगर चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने कुछ स्टेप्स लेने होंगे, जैसा सभी स्टेट्स में होता है। जैसे कि आपको क्या है, एक तो चुनावी प्रक्रिया को स्ट्रांग बनाना होगा, ठीक है। चुनावी प्रक्रिया को है जो वो स्ट्रांग बनाना होगा, क्योंकि यहां से ही चीजें हैं जो वो शुरू होती हैं और फिर वापस से एक जो राज्य है उसको उतनी पावर मिलनी चाहिए जिससे वो सारी चीज़ें जैसे बाकी राज्य हैं वो अपने जो व्यू हैं या अपनी जो पॉलिसीज़ हैं वो बनाते हैं, इस हिसाब से बनाते हैं कि ये भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से और उनके राज्य के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है। तो वैसा ही चीज़ें यहाँ पर होंगी और प्रॉपर तरीके से चुनावी प्रक्रिया है जो वो यहाँ पर स्टार्ट करनी होंगी। इसके अलावा एक जो शब्द इसमें और आ रहा है वो देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, पोस्ट ट्रुथ, है ना। इस शब्द का मतलब समझ लीजिए, पोस्ट ट्रुथ। आजकल ऐसे में भी काफी ज्यादा फिलोसॉफिकल चीजें पूछने लगे हैं, तो ये जो है यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस है। इस शब्द का मतलब क्या है? इस शब्द का मतलब है कि आप क्या करते हो कि फैक्ट्स को इग्नोर करते हो, फैक्ट को इग्नोर करते हैं, फैक्ट को इग्नोर करके जो भी डिसीजन लेते हैं, ठीक है, वो किसके बेसिस पर? आपका जो अपना ओपिनियन है ना, या आपका जो अपना बिलीफ सिस्टम है, ठीक है, अपना ओपिनियन या अपना जो बिलीफ है उस पर ज्यादा फोकस होता है, ठीक है। पोस्ट ट्रुथ ये शब्द है जो वो आ रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पर कि जो फैक्ट हैं उनको दरकिनार करके हमारा जो पूरा फोकस होता है वो आपका जो खुद का ओपिनियन बना है इस चीज को लेकर के उस पर चलता रहता है लगातार। अब क्योंकि फैक्ट क्या है, आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फैक्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक जो डाउट चल रहा था वो उसकी पूरी तरीके से क्लैरिटी हो गई है। उन्होंने बता दिया है कि अब ये खत्म हो चुका है, और जब ये खत्म हो चुका है और ये जब भारत का एक अभिन्न हिस्सा है तो ये अपने आप को अपना एक अलग ही दिमाग में क्यों चल रहा है कि नहीं वहाँ का पॉलिटिक्स अलग है, वहाँ की चीज़ें अलग है। आज की डेट में वहाँ जब से ये हटा है तब से कितना चीज़ें बढ़िया हो गई हैं। मतलब वहाँ पर देखिए G20 की अभी बैठक हुई है ना, इसके अलावा वहाँ पर क्या है कि बिजनेस है जो वहाँ पर पहुँच रहा है। तो अलग अलग तरीके से आप देखेंगे कि उस जगह की ग्रोथ है जो वो एक तरह से अभी तक क्या रुकी हुई थी, इसकी वजह से जो कि ग्रोथ है जो वो अब बढ़ रही है। और क्योंकि ग्रोथ बढ़ रही है तो इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो कि एक फैक्ट है, एक जबरदस्ती का ओपिनियन नहीं बना करके रखना है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना था। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो om.narayan@studiiq.com पे प्लीज मेल कीजिए, या फिर ये मेरा टेलीग्राम का QR कोड है, इसको स्कैन करके आप मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। ओम द्विवेदी स्टडी IQ सर्च करेंगे तो भी आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। जल्दी मिलेंगे किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।